बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये 23-24 सेशन के लिए मैथ्स का। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। सेक्शन ए और बी हमने कंप्लीट कर लिया है, वो आप चेक कर लेना। तो अभी हम इसका सेक्शन सी करेंगे स्टार्ट। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इससे प्रीवियस वीडियोस में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हम इसका सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेक्शन सी का 26 क्वेश्चन है। प्रूव करना है √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करा रखा है, आपको आता भी होगा, फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी करा देती हूँ इसे। तो कैसे प्रूव करना है √5 को इरेशनल नंबर। तो जस्ट सिंगल √5 है ना, तो इसको करने के लिए लंबा मेथड होता है। और अगर 2 + √5 या 3 - 2 √5 ऐसा कुछ होता है तो वो छोटे तरीके से हो जाता है सॉल्व। बट यहाँ पे आपको पूरा a/b मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, √5 को आप क्या लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करके चलेंगे कि √5 ना इरेशनल नहीं है, रेशनल है। क्या है ये? एक इरेशनल नंबर है। सॉरी, इरेशनल तो प्रूव करना है ना, तो इसको हम रेशनल मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ओके। सबसे पहले आप इसे एज्यूम करो कि ये एक रेशनल नंबर है। फिर आपको इसे क्या करना है, सच दैट कि आपको इसे a/b मान लेना है। क्या मान लेना है? a/b। और यहाँ पे एक कंडीशन ले लेनी है, a एंड b को प्राइम नंबर्स है। a एंड b कैसे है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब इधर भी स्क्वायर करो, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर कर दो। तो √5 पे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, एंड यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा, a²/b²। इसके बाद आपको दिख रहा है ये फ्रैक्शन बन गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5b² किसके इक्वल हो जाएगा? 5 को b² से कर दो और a² को 1 से कर दो। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो और ये वाला इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो आपका a² है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि a² 5 टाइम्स ऑफ b² है, तो यानी a² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, a² किससे डिविजिबल है? 5 से। तो अगर a² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब a भी तो 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा ना। अगर a² डिविजिबल है 5 से तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अब आप a को ना 5 टाइम्स ऑफ c ले लो, क्योंकि a 5 से डिविजिबल है तो a 5 टाइम्स ऑफ c है। ठीक है, यहाँ पे c को भी आप किसी इंटीजर ले लो, c भी क्या है? एक इंटीजर है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप पुट कर दीजिए इन इक्वेशन मान लो ये वाली जो इक्वेशन थी ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, तो a की वैल्यू की जगह आप 5c पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। तो 5b² तो एज इट इज रहेगा, बट a की जगह क्या आ जाएगा? 5c पे, और a पे स्क्वायर है तो 5c पे स्क्वायर लग जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि 5b² तो ऐसे ही रहेगा,
ये स्क्वायर 5 पे भी है तो 25 और सी पे भी है तो सी स्क्वायर। अब 5 से ये 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि बी स्क्वायर भी 5 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी क्या है 5 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि बी स्क्वायर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से, है ना। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो बी भी आपका 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर ले लेना है। जो सबसे पहले ए था वो 5 से डिविजिबल था, उसको आप इक्वेशन 2 मान लो, और जो आपका बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल आया है इसको आप इक्वेशन 3 मान लो। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से आपको क्या पता चल रहा है, सेकंड एंड थर्ड से आपको पता चल रहा है कि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। तो यानी कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, इनका कॉमन फैक्टर 5 है, क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल है। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, इसका मतलब ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर में तो कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स। समझ आया इतना। अब देखो आगे क्या लिखना है, अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो हमारा जो हमारा जो हमने इसको तो को प्राइम नंबर मान के चले थे, बट ये तो फेल हो गया, तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब समझते हैं ना, विरोध प्रकट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ठीक है, कि जबकि हमने ए और बी को प्राइम माना था, जबकि ये क्या आ रहा है, ए और बी को प्राइम नहीं आ रहा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। किस लिए उल्टा आ रहा है ये, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया है, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या एजम्पशन किया था हमने, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले एजम्पशन लिया था ना हमने, क्या एजम्पशन लिया था, सबको याद होगा, दैट रूट 5 इज, क्या माना था हमने, इसको रेशनल माना था ना। तो ये हमने रॉन्ग एजम्पशन शुरू में लिया था, इस कारण से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि को प्राइम नहीं आ रहा है, जबकि हमने को प्राइम भी मान लिया था। तो को प्राइम माना, जबकि ये को प्राइम नहीं आ रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। किस कारण से आ रहा है, क्योंकि हमने रूट 5 को क्या माना था, स्टार्टिंग में रेशनल माना था। इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, हेंस रूट 5 क्या होगा, हेंस रूट 5 इज इरेशनल। तो यानी ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, जब भी ये रूट 5 वाला इरेशनल आएगा, या रूट 3 वाला भी आ सकता है, रूट 7 वाला भी आ सकता है, तो कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, आपका अगर मान लो क्वेश्चन में रूट 3 आ गया, तो आप यहाँ पे 3 को ए बाई बी रख लेना, रूट 3 को ए बाई बी, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 रख लेना। तो यहाँ पे जब 3 रखोगे आप, तो फिर यहाँ पे आपका 3 3 जा 9 बन जाएगा, फिर 3 से ही कट जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब आपको जहाँ जहाँ 5 लिखा है ना वहाँ 3 से रिप्लेस करना है। ऐसी रूट 7 आ गया तो जहाँ जहाँ 5 लिखा है वहाँ 7 से रिप्लेस कर देना। तो ये सारा आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में उल्टा मान के चल रहा है, रूट 5 रेशनल है, फिर आप इसको ए बाई बी मान लो, जिसमें ए और बी को आप को प्राइम नंबर मान सकते हो। फिर आप इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 जो है ए स्क्वायर से डिविजिबल हो जाएगा, तो यानी 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर 5 से डिविजिबल हो गया तो ए 5c मान लो। अब ए क्योंकि 5c की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है आपको, है ना, यहाँ पे पुट करनी है। तो इससे क्या होगा, यहाँ 5 का स्क्वायर यानी 25c स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये 5 से ये कट जाएगा 20, तो ये भी 5 से डिविजिबल हो गया। तो सेकंड एंड थर्ड से आपको पता चलता है कि इनका दोनों का तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, और अगर ये को प्राइम नहीं है तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है फैक्ट में।
क्यों आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन? क्योंकि हमने गलत माना था स्टार्टिंग में कि √5 इरेशनल होता है। इसका मतलब √5 कैसा होता है? इरेशनल होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सबको समझ आ गया होगा। तो प्री बोर्ड एग्जाम 23-24 सेशन के लिए है मैथ्स का, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे इसका हम सेक्शन ए से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है HCF ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का आपको HCF फाइंड करना है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर सबको पता होने चाहिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं आपके जो अदर टेबल्स में भी आते हो, लाइक 4 से स्टार्ट होता है पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 4, फिर 6 होता है, फिर उसके बाद 8 होता है, फिर 9 भी होता है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। तो ध्यान रखना कॉन्जिक्यूटिव 4 से स्टार्ट होगा, 4, 6, 8। अब देखो 9 भी तो और अपने अलावा 3 के टेबल में भी आता है ना, तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। उसके बाद इवन नंबर तो सारे ही कॉन्जिक्यूटिव है, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 को आप मत लेना कॉन्जिक्यूटिव में, 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, वो प्राइम होता है। बाकी 4, 6, 8 जितने भी इवन नंबर आएंगे वो सारे कॉन्जिक्यूटिव है, बट कुछ कुछ ऑड नंबर्स भी कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं, लाइक 9 हो गया, इसके बाद 12, 14, ये तो इवन है ही, 15 आपका ऑड है बट ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अभी हमें कंपोजिट नंबर नहीं बोला, अभी हमें क्या बोला है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर है, अभी जिसके बारे में मैंने बताया ये कंपोजिट नंबर है। तो कई बार तो क्वेश्चन HCF ऑफ कंपोजिट नंबर का आ जाता है, तो 4 और 6 का HCF तो 2 होगा, है ना। 4 और 6 किस टेबल में एक साथ आते हैं? 2 में। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, देख लेते हैं इसको भी। तो अभी हमें क्या करना है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं। मैंने अभी कंपोजिट नंबर बता दिया आपको, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोले तो स्टार्ट कहाँ से होगा? इवन नंबर 2 से, फिर 4 से। इवन नंबर तो सबको पता है ना, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके जो 2 में आते हैं वो सारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर है ये, ठीक है। इवन नंबर्स समझ आ गए आपको? इवन नंबर्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो जैसे 2 के साथ 4 लेना पड़ेगा, तो 2 और 4 का आपको क्या पूछा है? HCF पूछा है। तो देखो इवन नंबर है तो पक्का 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, है ना। तो देखो वैसे भी देख लो, ये 2 है, 2 के फैक्टर तो 2 ही आएगा, बट 4 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 की पावर 2। अब यहाँ पे एक पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो कम पावर है। HCF हमेशा कम पावर लेनी होती है, तो HCF 2 की पावर 1 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा इसका HCF। चाहे आप 4 और 6 का भी करोगे ना, तब भी इनका कॉमन फैक्टर तो 2 ही होगा ना। तो इवन नंबर का कॉमन फैक्टर 2 होता है, इसलिए उनका HCF भी क्या होगा? 2 होगा। कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, कंडीशन क्या रहेगी? कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। अगर मैं 2 और 8 का अगर बोलती तो कुछ इसलिए तो 2 थोड़ी ना आता। हाँ 2 और 8 का 2 आता, बट 4 और 8 का कितना आता? 4 आ जाता, है ना। तो सारे इवन नंबर्स का 2 नहीं होता, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो HCF होगा वो 2 होगा। तो इसका आंसर आपका C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर बोला है क्वेश्चन में, तो ध्यान से देख लेना, कभी कभी यहाँ पे कंपोजिट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोला है द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - bx + c। आपको इसका सम ऑफ जीरो फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का। तो ध्यान से देखिए, पॉलिनोमियल ax² - bx + c है। ज़्यादातर बच्चे ax² + bx + c के हिसाब से सम ऑफ जीरो लिख देते हैं, वो आता है अल्फा + बीटा -b/a। बट यहाँ पे जो आपकी क्वाड्रेटिक दी हुई है वो ax² - bx + c की फॉर्म में दी है। तो ध्यान से इसको करेंगे। तो देखो, क्वाड्रेटिक हमें क्या दी हुई है, ax² - bx + c। जनरली दी कौन सी होती है, ax² + bx + c। ये जब दी होती है तब तो हम सम ऑफ जीरोस क्या लिखते थे, अल्फा + बीटा को क्या लिखते हैं, -b/a, है ना। बट अभी जो यहाँ पे b है वो a तो a है, कंपेयर करोगे तो a तो a है आपका, बट b आपका, ये जो b है ये b नहीं है, -b है, और c तो c है। तो जब आप सम ऑफ जीरोस करोगे अल्फा + बीटा, तो वो वैसे तो फॉर्मूला वाइज -b/a होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला माइनस का है फॉर्मूले में, और b की जगह आप -b पुट करोगे तो अपॉन में a, तो ये b/a प्लस का आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर b/a आएगा, ना कि -b/a। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको ना -b/a कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b -b है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी जो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए आपको देखना पड़ेगा x की ना 2 पावर होनी चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक ये वाली फॉर्म होती है, ax² + bx + c। इस फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और इक्वेशन है तो = 0 भी होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ऐसी फॉर्म बनेगी तो वो क्वाड्रेटिक होगी। ये वाली फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो लीनियर है, इसमें x की मिनिमम पावर 1 आ रही है ना, तो ये तो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे देखो x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बनेगा, और फिर +x भी बनेगा, तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ये। बट यहाँ पे x² आएगा, बट यहाँ भी x² आ जाएगा, तो जिससे x² से x² कट जाएगा, तो आपका x² ही हट गया, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा ना। यहाँ भी देखो x³ है, क्यूबिक है ये, तो ये तो क्यूबिक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक लग रहा था x², बट यहाँ भी x² बन रहा था तो कट रहा था, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ ये वाला क्वाड्रेटिक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x - y = 1, x + ky = 5 and has x = 2 and y = 1 has unique solution। आपको k फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दी हुई है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो जब भी दो इक्वेशन दी होती है तो हमें कंडीशन क्या दी है लीनियर इक्वेशन की, यूनिक सोल्यूशन की। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन तो सबको पता है ना, a1/a2 ≠ b1/b2। तो a1/a2 ≠ b1/b2, ये आपकी यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, x = 2 और y = 1 यूनिक सोल्यूशन, मतलब इसका आंसर कोई एक वैल्यू ही यूनिक होगी, है ना, x और y की। तो ये आंसर भी आपको दे रखा है, x2 है और y 1 है, तो आपको k निकालना है। तो पहले हम a1/a2 की जगह क्या रख सकते, देखो इसका a1 1 है, x के आगे 1 है, और इसका इस वाले x के आगे भी 1 है, बट नॉट इक्वल टू इसके y के आगे कितना है, -1, एंड इस वाले के y के आगे k है। तो ये तो सबको करना आता ही होगा। तो यहाँ से k ≠ 1 आ जाएगा, k की वैल्यू ≠ 1 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ≠ 1। बट आपको तो k की वैल्यू पूछे क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप ना इन सारे ऑप्शंस को ना इसमें रख के देख लो,
और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी ये वाली, तो यानी वो आंसर होगा। तो जैसे मैंने 4 रखा है यहाँ पे k की जगह यहाँ पे, तो 1/4 बन जाएगा, -1/4, जो कि 1/1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हाँ देखो, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि ये आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन ये दी हुई थी, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर मैंने x और y की वैल्यू भी आपको दे रखी है, x 2 रखना है और y 1 रखना है, तो x 2 मैंने इस वाले इक्वेशन में रखा, तो 2 माइनस वाई की जगह 1 रखा, तो ये 2 - 1 1 ही आता है, यस ठीक है। अब फिर मैंने इसमें भी रखा, x की जगह 2 रखा एंड y की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 1 से k मल्टीप्लाई होकर k बन जाएगा, तो 2 + k = 5, तो k की वैल्यू यहाँ से 5 - 2 3 आ जाएगी। तो जब मैं ये जो कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इसमें रखूँगी, तो देखो ये कंडीशन क्या बन रही है, इसमें x का 1 है, यहाँ भी x का 1 है, और यहाँ पे b1 कितना है, -1 है, और b2 वैसे तो k था बट हमारा k कितना आ गया, 3 आ गया। वैसे तो k था बट हमारा k कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना यूनिक सोल्यूशन की, तो यानी k हमारा 3 ही होगा। तो ये आंसर क्या होगा इसका, 3 ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इसका 3। ठीक है, समझ आ गया ना कैसे आपने x y के प्लेस में ये वैल्यू पुट करी 2 और 1, तो 2 - 1 1 होता है। फिर यहाँ पे भी पुट की 2 + k = 5, तो k 3 आ जाएगा, और k 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको px = x² - 2x + 1, आपको अल्फा बीटा निकालना है। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो कैसे करना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। पॉलिनोमियल है आपका x² - 2x + 1, तो इसको मैं अगर इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं, क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं इसको इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ, x² - 2x + 1, तो जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² + bx + c। इससे आप इसे कंपेयर कीजिए इस पॉलिनोमियल को, तो a आपका आ जाएगा 1, b आ जाएगा आपका -2 और c आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a, ये तो सबको पता है ना। प्रोडक्ट ऑफ जो भी जीरो होता है वो c/a होता है। तो c आपका 1 है और a आपका 1 है, तो अल्फा बीटा भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालना था आपको, तो वो आपका 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
इफ x इक्वल टू 2 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, एंड देन फाइंड करना है k। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x की वैल्यू 2 दी हुई है, यानी x 2 बोले या 0 बोले, कभी कभी 0 भी बोल देते हैं या रूट भी बोल सकते हैं। तो x इक्वल टू 2 रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर x इक्वल टू 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो हम x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे जो 2 है। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8। अब हमें यहाँ पे x की जगह 2 पुट करना है, क्योंकि ये x की वैल्यू पुट करने पे ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि ये x इक्वल टू 2 0 है ना इसका, तो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू के 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2k यहीं रहेगा, माइनस 8 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और 4 यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो 4 8 माइनस 4 और k की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगी, तो ये 2 आ जाएगा आपका। तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऑप्शन ए ठीक है इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फिगर ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी 3 दिया है, बी सी 3 दिया है, आपको थीटा फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतनी बार समझा रखा है। ए बी आपको 3 दिया है, ए बी कितना दिया है 3, और बी सी भी कितना दिया है 3 दिया है। अब आपको ये एंगल थीटा निकालना है। तो मैंने आपको बताया हुआ जहाँ थीटा होता है ना, जहाँ भी थीटा होता है, जहाँ भी थीटा होता है, यहाँ थीटा है तो ये लाइन बेस है, ये वाली लाइन कौन सी है, बेस लाइन है। और थीटा के अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 के अपोजिट वाले को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी हमें परपेंडिकुलर और बेस इक्वल दिखता है, परपेंडिकुलर अगर बेस के इक्वल है, तो मैंने एंगल बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक बता रखी थी आपको, परपेंडिकुलर बेस के इक्वल है तो जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 45 डिग्री का होता है। तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर बेस दिया है ना क्वेश्चन में, तो आप इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो बना लो। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर भी 3 है और बेस भी 3 है, तो 3 से 3 कट के 1, तो tan थीटा 1 सोचो कब होता है, tan थीटा 1 कब होता है, जब tan 45 होता है। तो tan 1 की प्लेस में हम tan 45 लिख सकते हैं ना। तो tan थीटा tan 45 है तो थीटा कितना आ जाएगा 45। तो इसका आंसर ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन फिगर इफ पी क्यू पी आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट ओ क्यू पी ओ 35 है, मेजर करना है क्यू ओ आर। तो यहाँ पे आपको एंगल क्यू ओ आर निकालना है, क्यू ओ आर ये वाला पूरा एंगल निकालना है, ये पूरा। तो ये पूरा निकालने के लिए सिंपल हमें ये पता है ये वाला एंगल 35 है, और आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता होगी, जब भी दो टेंजेंट इंक्लाइंड होती है 35, ये अगर दो टेंजेंट है, अगर ये पूरा एंगल पता है तो ये आधा होता है, ये सबको पता है ना। कोई भी टेंजेंट अगर ये पूरा एंगल आपको पता है तो आधा भी आपको पता चल जाएगा। तो ये 35 है तो ये पूरा मालूम कर लो आप, ये 35 का डबल हो जाएगा यानी 70 हो जाएगा। तो ये क्यू पी आर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और आपको ये भी पता होना चाहिए, एक और प्रॉपर्टी होती है सर्कल की,
सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है? सर्कल पे अगर कोई टेंजेंट है तो ये रेडियस तो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो सबको पता है ना। रेडियस तो टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 तो ये एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो दो एंगल आते हैं, ये वाला और ये वाला, इनका सम जो होता है, इन दोनों का सम 180 होता है। ये याद रखना आप। कितना होता है इनका सम? 180 इन दो एंगल का। तो अगर ये 70 है तो सोचो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 110 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये आपका 110 आ जाएगा। रीज़न बता दिया कि 90 होता है और ये भी 90 होता है, तो ये 90 90 180, तो ये वाले भी 180 होंगे, तो इसलिए ये 110 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तो आपको बोला ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन है और साथ में PM/MQ यानी ये रेशो दे रखा है आपको 2:3। कितना दे रखा है? 2:3। और आपको PN आपको रेशो में नहीं दे रखा, ये तो आपको पूरा साइड में दे रखा है। 4 इसकी मेजरमेंट है। ये रेशो है तो इसको साइड में आप x भी लगा सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये रेशो है तो इसको 2 3 नहीं बोल सकते। ये 2x और ये 3x है मान लो, बट ये साइड दी हुई है 4, और आपको ना PR पूरी निकालनी है, पूरी PR निकालनी है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है जब भी लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन में क्या होता है? अगर MN आपकी QR के पैरेलल है तो BPT लग जाएगी ना। BPT क्या कहती है? ये वाला रेशो यानी PM/MQ इक्वल होना चाहिए PN/NR के, ठीक है। तो PM/MQ का रेशो आपको 2x और 3x दिया हुआ है, मतलब रेशो तो 2/3 दिया हुआ है, बट मैंने उसकी साइड्स को 2x और 3x मान लिया है, तो x तो कट ही जाएगा आपका, और ये 4 है। आप NR निकाल लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × NR, ठीक है, और 4 × 3 12। अब NR कितना आ जाएगा? 12/2 यानी 6। अब ये 6 है, आपको NR थोड़ी ना निकालना है, आपको तो पूरा PR निकालना है। तो PR देखो किससे बना हुआ है आपका? PN और NR को जोड़ के। PR किससे बना है? PN और NR को जोड़ के। तो 4 प्लस ये कितना आ गया हमारा अभी? 6। तो 4 + 6, तो ये आ जाएगा 10, यानी आंसर A ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन, 18th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP 5 11 17 179। तो AP में आपको 18th नहीं निकालनी, 18th टर्म फ्रॉम एंड, ये ध्यान रखना, एंड से निकालनी है। तो जब भी एंड से कोई टर्म निकालनी होती है AP में, तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले AP को रिवर्स करना होता है, AP को रिवर्स करना होता है। तो अभी हमारी AP 5 11 17 -179 में दी हुई है, ठीक है, समझ आया। बट मैं जब AP को रिवर्स करूँगी, क्योंकि एंड से बोला है ना क्वेश्चन में, तो इसलिए हमें AP रिवर्स करनी है, तो 179 पहले आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 6 बढ़ रहा है ना, तो आप 6 6 घटा दो, तो 179 में से 6 घटाओगे तो 173 बचेगा, ऐसे करके डैश डैश डैश। अब ये लास्ट वाले यहाँ पे आ जाएंगे, 17 11 5, है ना।
अब अगर आपने अभी ये AP को रिवर्स किया, रिवर्स क्यों किया समझ गए ना, क्योंकि एंड से निकालनी है आपको टर्म, तो इसलिए हमने AP को रिवर्स किया है। तो रिवर्स करना पड़ेगा AP को, ध्यान रखना रिवर्स जरूर करना एंड वाले क्वेश्चन में। रिवर्स AP बनाइए। तो अब ये A आपका 179 हो जाएगा। पहले तो कितना था A आपका, पहले तो A आपका 5 था, बट अब A आपका ये हो जाएगा। और D निकालने के लिए आप पहले तो देख रहे थे AP बढ़ रही थी तो 6 बढ़ रहा था, अब यहाँ पे D 6 घट रहा है। तो चाहे तो आप निकाल लो, इसमें से इसको माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट को, फर्स्ट में से सेकंड को नहीं करना चाहिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना चाहिए। तो माइनस करोगे तो 179 से 173 को माइनस करो 6, और बड़ा कौन सा ये नंबर है ना, तो माइनस का साइन, इसलिए मैंने कहा AP घट रही है तो यानी D नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ पे D आपका पॉजिटिव आ रहा था, बट जब रिवर्स करोगे तो D आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब D आ गया, A आ गया। अब आपको निकालनी कौन सी टर्म है इसकी, 18th टर्म, लास्ट से 18th टर्म बोलिए ना, हाँ 18th टर्म फ्रॉम द एंड। तो A18 का फॉर्मूला लगा दो, A18 है तो A + 17D हो जाएगा। अब A की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 179 + 17, और D की वैल्यू क्या रखेंगे, -6 ब्रैकेट में। अब इसे सॉल्व कर लो, 179, 17 6 कितना होता है 102, और मल्टीप्लाई में एक माइनस तो लगेगा। अब इसे प्लस माइनस माइनस कर लो, 77 प्लस का बड़ा है तो 77 आंसर आ जाएगा इसका, यानी 18 टर्म आपकी 77 है। ऑप्शन देख लो कौन सा है, D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।